ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज डाउट करेंगे, ठीक है ना? तो मेनली ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा देखेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, है ना? ऐसे इसकी कोई गारंटी नहीं कि सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, बट वी कैन ट्राई टुगेदर, है ना? ये बोर्ड विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था, आई थिंक वो जेड वाली एडवांस में आया था ना, उस तरह क्वेश्चन तो है ना, जो हम बीच में फंस गए थे। तो लास्ट में है ना, तुम लोगों ने ही सॉल्व कर लिया था। सो लाइक किसी को उसमें डाउट है तो वो पूछ सकते हो, ऐसे क्लियर कर दिया था मैंने। लाइक उसमें है ना कंफ्यूजन एक ये थी लास्ट क्लास वाले डाउट में, भाई हम वो केस कंसीडर नहीं कर रहे थे रिटर्न करने वाला ना, हमें लगता था कि लाइक जो भी 2 रुपये वाला बच्चा आएगा वो वेट करेगा, तो इसलिए हम गलती कर रहे थे। ठीक है ना? तो उसमें बस ये था कि लाइक मैंने कहा भी था, बाद में क्वेश्चन का रिपीट करता हूँ, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे या जल्दी लीव कर गए थे। तो उसमें ये था, एक क्वेश्चन बच्चे ने डाउट पूछा था कि लाइक 20 स्टूडेंट्स हैं, लाइन में खड़े हैं, 20 बच्चा लाइन में खड़ा है, ठीक है? कोई शॉप, मान लो ये शॉप है, और कोई 20 बच्चा लाइन में खड़ा है, तो उन 10 बच्चों के पास 1 रुपये का कॉइन है और 10 के पास 2 रुपये का कॉइन है। और जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो घर से खाली आता है, मतलब कोई चेंज लेके नहीं आया, ठीक है? तो ठीक है, 20 होगा ना, डॉट 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 मान लो ना, 20वां बच्चा लास्ट। ठीक है, तो 10 के पास 1 1 रुपया कॉइन है, 10 के पास 20 20 रुपया कॉइन है, ये क्वेश्चन था। और तो मैं ये पूछा गया था उसमें कि जैसे टिकट, शायद टिकट काउंटर था या टिकट, सो 1 रुपये का एक टिकट है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस लाइन में जो है 10th स्टूडेंट जो होगा दैट विल बी फर्स्ट टू वेट, ठीक है? तो शुरू में हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि ओके, मतलब जो भी बच्चा 2 रुपये लेके आएगा वो वेट करेगा। तो लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि लाइक वो चेंज जो 1 रुपये वाला मिल रहा है वो भी रिटर्न कर सकता है ना, ये चीज़ था। तो उसमें ये कंक्लूजन आया था कि लाइक जैसे मैं बोल दूं कि जो भी इवन नंबर पे बच्चा बैठा है वो कभी भी वेट नहीं करेगा, इसमें ये कंक्लूजन था कि इवन पोजीशन पे जो भी स्टूडेंट है, दिस विल नेवर बी फर्स्ट टू वेट, ठीक है? सर तो कुछ जो भी, आवाज सी आ रही है। अच्छा आवाज़ आ रही आप है लिख क्या? रहे हैं? सर आवाज में दिक्कत हो रही है पीछे से, शायद इसका माइक ऑन है। ओ, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इस बार ईयरफोन यूज़ नहीं किया हूँ, ये जो है ना ब्लूटूथ वाला होता है वो यूज़ किया। जब लिख रहा होगा पेन का भी आवाज़ आ रहा होगा, ऐसा है क्या? यस यस सर। सर। ओके ओके, जैसे लिखता हूँ तो ये ना पेन की आवाज़ आ रही होगी। ओके, तो मैं चेंज करता हूँ ईयरफोनों को। तो कंक्लूजन ये था लास्ट क्वेश्चन का कि
जो इवन पोजीशन पे जो भी स्टूडेंट है दैट विल नेवर बी फर्स्ट स्टूडेंट टू वेट। और इसको एनालाइज करके देखो, जैसे मान लो सेकेंड पोजीशन पे जो है, तो वो बच्चा कभी भी पहला बच्चा नहीं हो सकता है जो वेट कर रहा होगा, क्योंकि जो पहला स्टूडेंट है या तो उसके पास 1 रुपये कॉइन होंगे या 2 रुपये कॉइन होंगे। अगर 1 रुपये कॉइन है तो वो 1 रुपये कॉइन देकर टिकट लेकर चला जाएगा, तो दुकानदार के पास 1 रुपये का सिक्का है अब। अगर दूसरा स्टूडेंट आता है 2 रुपये कॉइन लेके, तो वो पिछला वाला जो 1 रुपये कॉइन उसके पास है वो रिटर्न कर देगा और है ना टिकट साथ में दे देगा, तो वेट नहीं करेगा सेकेंड वाला, है ना। तो दूसरा स्टूडेंट कभी भी पहला स्टूडेंट नहीं होगा जो वेट कर रहा है। सिमिलरली फोर्थ में भी ऐसे कर सकते हो। So fourth student will never be the first to wait. Sixth student will never be the first to wait. Eighth student will never be the first to wait. And similarly, 10th student will never be the first to wait. एंड ऐसे ही तुम मुझे लगता है 12th वाला है। तो मैंने ऐसे जनरलाइज किया, अगर तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल है तो यू कैन गिव, है ना, क्योंकि मैं भी तुम जैसा इंसान ही होता, गलतियां मैं भी कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो जस्ट यू चेक। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर 0 आया। तो उसमें पूछा गया था क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 10th स्टूडेंट है इज फर्स्ट स्टूडेंट टू वेट या सर फर्स्ट अभी भी साउंड आ रही है। तो अभी 2 मिनट वेट करो, एक्चुअली मैं लेके आता हूँ, बगल वाले रूम में है। ओके, तो बताओ ये हो गया क्या? ये 2022 का ही है। तो मैं भी चलिए, बीच में टाइम नहीं मिलता ना मुझे, तो मैं पेपर ऐसे देखे नहीं थे एग्जाम के बाद, तो ऐसे देखते हैं। हो गया या नहीं हो रहा है? अच्छा, ये 4 नंबर है। अच्छा, 4 नंबर है, इसका मतलब ये एमएसक्यू भी हो सकता है ना। ईज पूछा है, पूछा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ईज नॉट ट्रू। अच्छा, एक ही, ठीक है, एक ही इसमें करेक्ट होगा। नॉट ट्रू मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब नॉट ट्रू कोई एक स्टेटमेंट नॉट ट्रू होगा। ओके, तो लगने से कैसे होगा एग्जाम में? तो कुछ लोगों को डी लग रहा है, कुछ लोगों को ए लग रहा है, कोई एक ही सही होगा। हाँ, अब ध्यान से देखना, सब लोग नॉट ट्रू पूछा है। कई बार एग्जाम में भी हम ये गलतियां करते हैं, है ना, कि वो हमें नॉट ट्रू पूछा, हम ट्रू लगा के आ जाते हैं। सो व्हाट इज फाइनल आंसर? डी, मतलब तुम लोगों के अकॉर्डिंग? वन वन पूछना पड़ेगा।
देखो जिन लोगों को जो भी लग रहा है तुम चैट में भी आंसर लिख सकते हो, अनम्यूट करके नहीं बताना चाहो तो तुम एक बार ओके सो सेसिंग समझ नहीं आ रहा। अब ठीक है ना? अब आवाज़ क्लियर है? लिखने में भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, लाइक अगर मैं लिख के देखता हूँ। सो लाइक क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ना, एग्जाम 2022 का है। सो अब साउंड क्लियर है, मतलब पहले से बेटर है ना? पहले शायद वो डिस्टर्बेंस आ रहा होगा लिखने का। हाँ ना बताओ भाई। ओके सॉल्व करें इसको, मतलब तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है क्या? मतलब मेरा पॉइंट ये है, हमने जब से तुम्हें 56 क्वेश्चन भेजे थे ना, तो मुझे लगता है सबने ट्राई तो किए होंगे ना। मतलब ऐसे करोगे तो जैम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम सिंसियर नहीं हो चीज़ों को लेके। सो लाइक तुमने ट्राई किए, मान लो 56 में तुमसे 6 ही क्वेश्चन हुए, तो 50 मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन तुम खुद से ऑनेस्ट रहो कि लाइक तुमने सारे ट्राई किए। अब तुम ये सोचोगे सर करा देंगे फिर हो जाएगा, तो जैम फिर सर का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जैम होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो अभी तुम्हें खुद ही दिखने लगेगा, जैसे मान लो 3-4 महीने क्लास होंगी ना, तुम्हें खुद ही दिखने लगेगा तुम जैम निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ 80-90 बच्चा है, तो इसी में से कोई होगा जिसका टॉप 10 में 2-3-4 बच्चे इन्हीं में से होंगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है क्या तुम वो बच्चा हो, है ना? क्योंकि तुम उतना मेहनत कर रहे हो क्या, क्वेश्चन ये है। जैसे ये होमवर्क हमने दिया, क्या तुमने पूरे कंप्लीट किए, क्या नहीं किया? कोई और बच्चा अगर करके आया तो तुमसे बेटर करेगा, ऑब्वियस है। तो कंटिन्यूअस एफर्ट जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। अगर जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। कुछ अभी थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है, कुछ लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, बट स्टिल यू कैन फाइंड, है ना, 1-2 घंटे निकाल लो, वो है। और ये इसमें मतलब ये टोटल 56 क्वेश्चंस के पीडीएफ है ना, तुम ट्राई करो सारे क्वेश्चन, इससे क्या है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार तुमने 56 क्वेश्चंस कर लिए, इसमें कुछ रिपीटेड होंगे, मान लो 50 क्वेश्चन ही डिफरेंट होंगे, तो इसमें 50 क्वेश्चन तुमने ढंग से कर लिए, तुम्हारा खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो डाउट है वो पूछो, फिर हमारे साथ करोगे तो ऐसे ही, है ना, तुम्हारा इस तरह क्वेश्चन जो भी एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आएगा उससे रिलेटेड ही होगा या ऐसा ही होगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट कुछ डिफरेंट होगा, कॉन्सेप्ट इनमें सही होगा। अच्छा अच्छा एक मिनट, पहले पेज से बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ या छोड़ दूँ? सबका हो गया? ओके सो डी यू, ओके अरे तो ऐसा करो ना, मतलब जो क्या ही इतना सेग्रीगेट करना हर पॉइंट पे। लाइक तुम एक बार देख लो, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी सेट क्वेश्चन है, कर लो। मतलब अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं कराऊँ, मैं कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार तुम खुद ट्राई करके, जैसे लास्ट क्लास में एक बच्चा बोला था ना कि सर पहले वो उतने ही क्वेश्चन हो रहे जितना अभी हो रहे हैं, तो क्योंकि हमने क्वेश्चन तो कराए नहीं थे, पहले थ्योरीज पढ़ा रहे थे। अब तुम मुझे ये बताओ ना इसमें कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वो मैं सॉल्व करूंगा साथ में। तो फिर तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब तुम सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे होगे तब तुमसे होगा ऑब्वियसली। जैसे अभी 56 क्वेश्चन का पीरियड, मैं मान लेता हूँ 56 क्वेश्चन है उसमें, अज्यूम करो। तो 56 में तुम अभी करोगे तो इतने नालायक तो कोई नहीं होगा, इससे एक भी नहीं होगा। ऐसा तो एक क्वेश्चन जरूर होगा जो तुम कर लोगे, ये तो मुझे लगता ही है। अगर तुम 56 क्वेश्चन पढ़ो तो हर कोई एक क्वेश्चन तो कर ही लेगा। फिर वो पहला क्वेश्चन मुझे बताओ जो तुमसे नहीं हुआ, तो वो मैं सॉल्व करूंगा, फिर तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हें कहाँ दिक्कत थी। फिर वो तुम सीख पॉइंट सीख गए, तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम कर लोगे। तो ऐसे ही सीखोगे ना। सीखते कैसे, एक दिन में तुम एकदम बिगिनर से एक्सपर्ट थोड़ी बनोगे, वो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे होगा। तो स्पेशली मैं उसको, जो लास्ट क्लास में जो बच्चा बोला था कि सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो मैं उसको ही बता रहा हूँ, या उस टाइप के जो और बच्चे जो सोच रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि प्रोग्रेस स्लो ही होता है ना। अचानक ऐसा नहीं होगा मैंने पढ़ा दिया 4 दिन पहले तुम बेवकूफ़ थे, 4 दिन बाद तुम एकदम टॉप रैंक 1 आ गए,
4 दिन में कुछ नहीं होता है ना, धीरे-धीरे प्रोसेस कंटिन्यूअस है और तुम्हारी मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें दैन हमारी मेहनत। तो ये चीज़ें हैं। सो क्वेश्चंस तो जैसे जिन लोगों ने ट्राई किया है, तो वो डाउट पूछेंगे, तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो उससे ये समझ आएगा क्योंकि तुम कहाँ फँस रहे, तुम्हारे में कहाँ कमी थी सोचने में, है ना? इस तरह से है। कई बार मुझसे भी कई सारे क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं भी सीखता हूँ किसी और से, दोस्त से या टीचर से सीखता हूँ, है ना? ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ आता है, लेकिन वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग का, वो तुम्हें सीखते रहना है। जी, बोलो। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, ओके, ओके। हाँ, ये अच्छा है बुक कर रहे हो। ठीक है, देखो सबका अपना एक मानना है, तो तुम्हें जैसे लग रहा है ठीक है, लेकिन तुम उस लेवल तक पहुँचो। जैसे कोशिश करो कि जब तक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले एक बार कर लो। जो साथ-साथ पढ़ा रहे हैं, साथ-साथ बुक करते चलो। जैसे गुप्ता गुरु में जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया, जैसे लास्ट टाइम तक पढ़ाया, तुम उस दिन देखो गुप्ता गुरु में क्या डेफिनिशन है, उस पे बेस्ड क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं। वो कर लोगे तो आइडिया मिल जाएगा। फिर एग्ज़ाम्पल्स करने के बाद तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखो कि क्या उस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, तो है तो तुम सॉल्व कर लोगे, नहीं है तो तुम मुझसे पूछोगे, है ना? वरना क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा दूँगा, फिर तुम पिछले टॉपिक पे आ रहे हो, वो तो हुआ ही नहीं मुझसे, या तुम छूट जाओगे पीछे फिर, वो चीज़ है। तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। ज़रूरी है कि तुम पहले सीखो, सीखोगे कैसे? जैसे मैंने जो नोट्स पढ़ाए वो पढ़ोगे, मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो करोगे, जो बुक में एग्ज़ाम्पल्स है तुम वो करोगे, तो इससे सीखोगे। फिर तुम्हें वो सीख क्यों रहे हैं हम? क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम कैसे नहीं, पहले तो पिछले साल के पेपर्स करोगे तो उससे तुम्हें ये आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस अब तक पूछे गए, है ना? तो उस आधार पे तुम्हें ये भी समझ आएगा तुम्हारा लेवल क्या है। अगर तुम पिछले साल एग्ज़ाम दिए होते तो क्या होता? फिर जहाँ प्रॉब्लम है तो उसको दूर करो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, है ना? मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, जैसे थर्ड रैंक का एग्ज़ाम लास्ट टाइम ही दिया था, जो श्रुति है ना, जो श्रुति थी, तो उसका क्या था, लास्ट टाइम 26 मार्क्स आए थे और नेक्स्ट टाइम 60 मार्क्स आए। तो क्या 1 साल में क्या ऐसा चेंज ले आई वो? उसने प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिवाइज़ किए होंगे बार-बार, है ना? मतलब वो भी बोलती कि पिछले साल भी 27-26 ही आए, इस बार भी 26 ही आते। अगर वो कुछ सीखती नहीं, प्रोग्रेस नहीं करती, तो वो तुम्हें प्रोग्रेस अपने आप को करना है ना? कि तुम भी चेंज ला कर सकते हो ना इस तरह से। ओके, तो अभी क्या करें फिर, गुप्तापुर से डाउट करें? जी। हुँ। ओके, अभी तो मैं डाउट करा देता हूँ इसका, अभी इसका गुप्ता कोर में पूछ सकते हो, लेकिन जैसे अभी तो इसमें क्या, जो भी डाउट्स है मैं कोशिश करता हूँ हो जाए, और नेक्स्ट टाइम तो कोशिश करो तुम लोग फिनिश करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दो। अच्छा ये, ओके देखता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं। ओके, तो करते हैं पहले ये करके ना, फिर ये करके फिर इसको ऊपर वाला करते हैं, तो ये दोनों पहले कर ही रहते हैं, फिर आगे डाउट्स देखेंगे। क्योंकि देखो हमने टॉपिक खत्म किया, तुम्हें ही पता है कि लास्ट टाइम हमने कहा कि थ्योरीज हो गया, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्रॉब्लम्स या तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स खुद से ही करा दूँ इस पेपर के, तो उससे जो लोग चाह रहे हैं कि आइडिया मिलेगा सर आप कर देंगे, तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत। जैसे यही क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, तो मान लो आज मैं खुद ही करा देता हूँ, डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डाउट जब तक तुम डाउट पूछोगे तब तक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। अगर बहुत सारे डाउट बता दिए तो फिर एक हो गया, फिर तुम खुद में भी दोस्तों में डिस्कस कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स है तो अभी चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एंड मैं खुद से ही कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आइडिया लगेगा। सो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस्ड है, ठीक है? तो ये ऐसे ईज़ी क्वेश्चन लग रहा है शायद। एक ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बिटवीन 0 एंड 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो पहला ऑप्शन में क्या है कि तुम अगर इसको ब्रेक करोगे ना, तुम्हें क्या गिवन है, इफ मतलब ये गिवन है ना? सो दिस इज़ गिवन, एंड इसको चेक करते हैं, बहुत ये शायद ईज़ी सा है। सो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि ए गिवन बी ऐसे कुछ है ना, इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
इसको जरा ओपन करके देखो, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तुम देखो कहाँ तक पहुँचना है, तुमको यहाँ तक पहुँचना है, बी गिवन ए तक, है ना। तो बी गिवन ए का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो लाइक इसको तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, न्यूमरेटर सेम रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ए की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 है, बी की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। इंटरचेंज मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मतलब ऐसा है ए अपॉन बी मोर देन सी है मान लो, तो ए मोर देन बी सी तुम तभी लिख सकते हो अगर तुम श्योर हो कि बी पॉजिटिव है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बी इस साइड से उस साइड जा रहा है। सो अगर तुम श्योर हो कि लाइक बी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अदरवाइज इनइक्वालिटी चेंज, अगर नेगेटिव हुआ बी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए लेस देन बी सी। ये इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। तो वही मैं यहाँ बताना कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो तुम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई और बी को उधर भेज दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इंटरचेंज हो गया, तुम चाहो तो एक स्टेप बीच में और लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन पी ए इंटू पी बी, फिर पी ए को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये तुम्हारा आ गया पहला रिजल्ट जो है, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मोर देन प्रोबेबिलिटी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, लेकिन हमें फॉल्स चुनना है, नॉट ट्रू चुनना है। क्लियर है जी। तो यहाँ पूछा था कौन सा नॉट ट्रू है ना, तो यहाँ हमें ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ओके, अगर बी के बारे में सोचोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर 1 है देन ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो ओपन कर लो इसको ना, ए यूनियन बी 1 है, ओके, या डिसजॉइंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता ना, जैसे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 है मिला के, तो मतलब ये ऐसा है कि लाइक ऐसा सोच लो। हाँ, तो एक केस तुम ले सकते हो ना, इस तरह से है कि अगर बी पार्ट ऐसे सोचे ना, ए पार्ट हमने इधर सोचा है, ए पार्ट के बारे में सोचा, तो ए पार्ट इज ट्रू, हमें फॉल्स चुनना है। तो यहाँ ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 आ गया, तो ये सैम्पल स्पेस है, ये ए है और ये बी है। ओके, या ऐसा भी तो हो सकता है कुछ पोर्शन कॉमन भी हो सकता है इसमें। तुम्हें ये कैसे पता ये डिसजॉइंट है? नहीं, डिसजॉइंट में यूनियन 1 आ जाता है। जैसे मैं बनाऊं अगर, जैसे मान लो इस तरह से, जैसे मैं अगर इस तरह बनाऊं, जैसे ए इज दिस सेट, है ना, एंड मान लो बी अगर मैं बनाऊं मैं कि बी इज दिस पार्ट, इस कलर चेंज कर देता हूं, मतलब ऐसे बना लो कि कुछ कॉमन भी है, ये ए बी और यही सैम्पल स्पेस को वो कर रहा होगा, या कुछ पार्ट कॉमन ले लो उसमें ना, जैसे मैं यहाँ बना रहा था। जैसे मान लो चलो ये पोर्शन ए और तो वैसे बनाओ कुछ कॉमन आ जाए। मेरा पॉइंट ये है कि लाइक इस तरह से है, इस तरह से है, मान लो ये है, ये वाला बी है, ये कॉमन पोर्शन है, तो स्टिल यूनियन लोगे सैम्पल स्पेस तो आएगा, मतलब अगर यूनियन लोगे तो इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ कुछ। आर यू गेटिंग पॉइंट? हाँ, जैसे मैं चलो इस तरह से मान लो ये है, इस तरह से ये सेट, सपोज ये वाला सेट तुम्हारा ए है और हमने दूसरा सेट लिया, ये वाला बी है, ये ओमेगा है, पूरा रेक्टेंगल जो है ओमेगा है। ओके, उसमें हमने अलग किया कि ये जो हमने कलर लिया था उससे करता हूँ, इस तरह से मान लो ये वाला सेट जो है दिस इज ए, है ना, और बी जो है उस कलर से किया था मैंने, अभी व्हाइट से करके देख रहा हूँ, सो दिस पोर्शन इज बी। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पोर्शन है, स्टिल तुम यूनियन लोगे ए यूनियन बी तो तुम्हारा ओमेगा ही है, मतलब कहने मतलब ये है प्रोबेबिलिटी इसकी बना जाएगी, लेकिन ये नॉन एम्प्टी है इंटरसेक्शन, तो जरूरी नहीं कि वो है, लेकिन तुम इसको थोड़ा सा वो कर लो। ए यूनियन बी 1 है तो बोलना चाह रहा है कि ए बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, अब उसमें देखना पड़ेगा तुम्हें,
तो इसको तुम अभी है ना, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो लाइक तुम एग्जाम्पल बना सकते हो, इस तरह से चेक कर सकते हो एग्जाम्पल बना के, या अ, नहीं तो फिर बाकी ऑप्शन में अगर तुम्हें मुश्किल है वाला एग्जाम में, तो तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है, पहले बाकी को चेक कर लो। बाकी तुमने अगर प्रूफ कर दिया तो फिर इससे पता चल जाएगा। एनीवे तो मैं अभी ठीक है, ए सी डी एक टाइप का क्वेश्चन, मैं ए सी डी कर देता हूँ। अभी पहले सी का देख लेते ना, तो सी में क्या बोला है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, अच्छा जिन लोगों ने सॉल्व किया तुमने कैसे किया, क्या पूरे डेरिवेशन किया या कोई ट्रिक लगाए? जिन लोगों ने सॉल्व किया है एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। नहीं नहीं, गिवन है तुम्हें ए इन यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उनसे पूछ रहा है क्या ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तुम एक ऐसा एग्जाम्पल बना लो ए बी इंडिपेंडेंट हो जाए। इसका देख एग्जाम्पल ऐसे ही बना सकते हो, अगर तुम्हें एग्जाम्पल से देखो। तो मतलब ये ट्रू भी हो, मतलब तुम बोल रहे हो बी ट्रू भी तो हो सकता है ना, ये तुम्हारा पॉइंट है ना, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, सही बात। जैसे मान लो तुम, हाँ इसे बोला कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट है ना, तो जैसे हाँ, तो इसमें यह है कि नॉट ट्रू पूछा हमसे, तो बोल रहा है कि लाइन ट्रू है क्या, ए यूनियन बी 1 है तो ए बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट बोल रहा है। तो तो हाउ विल यू प्रूव इट, अगर इसको प्रूव करना हुआ तो? ओके, अच्छा नॉट ट्रू चुना, बाकी ऑप्शन देखो, जब इतना एग्जाम में सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो उसमें तुम्हें क्या करना, तुम जो तुम्हें इजी ऑप्शन है पहले उसको चेक कर लो। फॉर एग्जांपल देखो ए के टाइप का सी और डी है, पहले ए से चेक कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं करने के, लेकिन चलो पहले सी को देख लेते हैं। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मोर देन प्रोबेबिलिटी ए, इससे ही रिलेटेड है ना। तो देखो ए सी डी में इफ कंडीशन सेम ही है, बस तुम्हें देन तक चेक करना है ना, तो उसको मैं करके देखता हूँ। देखो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट बनाना है यहाँ पे, तो क्या ही है, जैसे कॉम्प्लीमेंट ठीक है ना, फॉर्मूला तुम्हें पता है इसका, तो सी की तो ट्रू है, मतलब सी भी ट्रू है। और अच्छा इसमें क्या हुआ है, बस बी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया ना डी में, तो डी नॉट ट्रू। ओके, हाँ एग्जैक्टली, ऑप्शन सी में क्या करूँ, राइट राइट, तो मतलब जैसे गिवन है ना तो उसको डायरेक्टली तुम वो कर सकते हो, जैसे सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो बी पे आते हैं वापस, तो लाइक अभी सी की बात करते हैं, तो सी में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और तुम्हें बता दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी का मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये तुम क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी है, सो दिस इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। जैसे कि तुम लोग जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो यहाँ क्या है, जैसे बता रहा है वो सही बता रहा है कि लाइक माइनस से मल्टीप्लाई कर, लाइक माइनस ए गिवन बी लेस देन हो जाएगा नेगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वलिटी चेंज हो गई, 1 ऐड कर, तो 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे यहाँ से तुम अगर इंट्यूशन लगाओगे तो यू विल सी दैट ओके डी गलत है फिर, क्योंकि इसमें क्या ही डिफरेंस, देखो इफ कंडीशन तो सेम ही दिया है, यहाँ जो इफ कंडीशन है वो यहाँ सेम ही है, बस यहाँ बी है, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए गिवन बी एंड ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, सो बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम आएगा, लाइक तुम ब्रेक करोगे, सो यू विल सी
सो दिस यू कैन नॉट ऑब्टेन, यहाँ से यू कैन नॉट ऑब्टेन दिस, ठीक है। और जैसे गलत दिखा ना, तो एक एग्जांपल भी काफ़ी, इसका तुम कोई एग्जांपल ले लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और उससे चेक कर लो ये गलत होगा। जैसे ये 3 ऑप्शन सेम इफ था ना, तुम ऐसे एग्जांपल बना लेते जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता। सो कैसे बनाओगे? तो वो भी सिखा सकता हूँ मैं, लाइक कोई भी एक रैंडमली एग्जांपल ले लो, जैसे कॉइन वाला केस ले लो। 2 कॉइन को टॉस किया तो उस तरह से ए बी कंस्ट्रक्ट कर लो, ए गिवन बी तुम्हारा ज़्यादा हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, वैसा हो जाएगा, तुम ट्राई करो। अच्छा तो ठीक है ना, मतलब सी करेक्ट ट्रू ऑप्शन है और ए भी ट्रू ऑप्शन है, डी नॉट ट्रू ऑप्शन है। अब नॉट ट्रू ऑप्शन क्यों है, तो मैं बोल रहा हूँ फिर से एक एग्जांपल इसको लेके मैं दिखा सकता हूँ नॉट ट्रू है, अगर तुम चाहो तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। या तुम्हारे पास इंट्यूशन खुद ही डेवलप हो सकता है, अगर तुमने सी ऑप्शन प्रूव किया है, सो सी और डी में तुम देख सकते हो कि सेम रिजल्ट नहीं होगा। सो यहाँ से यू कैन सी कौन सा, मतलब ट्रू आ गया। मतलब मैं हाँ, मतलब अगर तुम उस तरफ, तो कैसे किया तुमने बताओ? ओके। हुँ। हाँ, तो तो तुम करो यहाँ यहाँ से स्टार्ट करो, यू वांट टू से दिस। हुँ, हुँ, हुँ। कर सकते हो प्रूव, है ना? जैसे मतलब प्रूव और तुम्हें करना हो तो लाइक तुम्हें देखना यहाँ से स्टार्ट के देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो लाइक ये वाली चीज़ इसको इम्प्लाई कर रही है। अब ये बी कॉम्प्लीमेंट है जो अब इसलिए गलत हो जाएगी। इसको अगर प्रूव करना है तो हम कर सकते हैं ट्राई कि लाइक बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगी। जैसे यहाँ तक है, अब तुम यहीं पे सोचो कि हमें यहाँ से स्टार्ट किया है, अब यहाँ मुझे बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो कैसे बना सकते हो तुम? ये तुम ट्राई कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा देखो, मैं इसको थोड़ा और अगर प्रोसीड करता तो क्या होता, जो मैं यहाँ तक ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन ये बताना चाह रहा है कि ऑप्शन सी इज ट्रू ऑप्शन, ठीक है। अब मैं इसी में कोशिश कर रहा हूँ नीचे बी कॉम्प्लीमेंट बनाने की, तो क्या करोगे, जैसे हमने अभी कहा था कि इसको ब्रेक कर लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्या किया मैंने, ओपन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यू मल्टीप्लाई माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, क्या मिलेगा? समझ आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ मैं? सो माइनस से दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसको तुम क्या लिख सकते हो पहले ये बताओ, लेफ्ट साइड को मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, अभी क्या लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड को, बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज, अच्छा मैं अभी चेंज करूँगा इक्वलिटी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पहले हटा देखो, ये हटा दो 1 माइनस, पहले ये लिख देते हैं। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ओके। अब मुझे ये था डिनोमिनेटर में बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है ना, कोई बात नहीं, 1 माइनस सब कर दो, तो मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, 1 माइनस करके क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इज इट, चेक करो कैसे आया, माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर 1 ऐड किया, अब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरचेंज, अब तुम ओपन कर दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो इसको तुम खोल दो। अब एक स्टेप और है,
तो वो डी पार्ट का उल्टा आ जाएगा। देखो मैंने स्टार्ट वहीं से किया क्योंकि सी और डी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो हम सी यहाँ तक पहुँच गए, तो यही सी ऑप्शन था, ट्रू स्टेटमेंट, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो आगे कैसे बढ़ा रहा हूँ, तो एक फॉर्मूला ओपन किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच के स्टेप्स मैं खा रहा हूँ, तुम लिख के देखो, मतलब बीच के एक स्टेप मैंने यहाँ खाया है। क्या क्या ओपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो है। फिर यहाँ से यहाँ भी एक स्टेप मैंने बीच में खाया है, क्या स्टेप है, माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, एंड देन वन ऐड करो, लाइक दिस, मैंने यहाँ किया था वही कर। ओके, तो ये आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको ओपन करो फिर से, देखो ओपन करता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये इधर है और मोर देन है ना, ये मोर देन है, तो सो दिस इज मोर देन प्रोबेबिलिटी, यहाँ है बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है सर कैसे आया, तो बीच का सब जो खा रहा हूँ वो भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ तुम भी समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तुम लिख के देख लो मेरे साथ साथ, तुम भी लिखो, तो वो तुम्हें सर बेटर समझ आए। अब मैं इसको क्या लिखूँ, लेफ्ट, अच्छा चलो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले एक बार कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे डी ऑप्शन में ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो डी मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ मैं लेफ्ट साइड को क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट साइड को क्या लिखो भाई, क्या, और ये देखो डी ऑप्शन क्या यही है, अपनी चेक करो, ध्यान से देखो इसको, और डी ऑप्शन को देखो ध्यान से, क्या डिफरेंस है, उल्टा है, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रू हो गया। अब देखो बी ऑप्शन तुमने चेक नहीं किया, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही जी, लेकिन ओके, तो मतलब ओके, वन केस यू आर कंसिडरिंग, बट हाँ राइट, देखो जैसे वो जो कह रही है कि लाइक इसमें ये है, ये दे रखा है, तो तुम लोग जो कह रहे हो ठीक है, मुझसे करके देखते हैं। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते इसका, चलो मैं पहले उसका तरीका जो बता रहा था वो छोड़ो, पहले दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस मैं ये बोलूँ तुम्हें अगर कि मैं वन माइनस कर रहा हूँ, एक मिनट देख लो पहले मैं जो सोच रहा हूँ, फिर मैं उधर आता हूँ जो बोल रही हूँ, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू जीरो, ये सही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जीरो, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी इसको खोलो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट ना, मतलब अच्छा ये तो मतलब डिसजॉइंट आ गया ना, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, तो ओके, तो अब ऐसा है ना, देखो हमने ये देखा था कि लाइक ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट है तो इंडिपेंडेंट होगा क्या, नहीं होगा, एग्जैक्टली हमने वो देखा था कि जो डिसजॉइंट है वो इंडिपेंडेंट तभी होगा जब कोई एक की प्रोबेबिलिटी जीरो होनी पड़ेगी, और हमें क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा है कि जीरो नहीं हो सकती है, देखो स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, यहाँ पे जीरो से ज़्यादा है, सो इसका मतलब ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अगली लाइन में लिख रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, या कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, और तुम्हें बताया था मैंने कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इक्विवेलेंट, बताया था ना इक्विवेलेंट है, तो उसी को यूज कर लो, तो हो गया ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट या कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तुम वैसे लिखो कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो ये फॉर्मल प्रूफ हो गया, ओके, किसी को डाउट है इसमें,
तो एक रिजल्ट ये हुआ है कि 2 इवेंट्स with positive probability and disjoint so cannot be independent. ये रिजल्ट यूज किया ना हमने, ठीक है। दो इवेंट जो कि डिसजॉइंट है तो इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब कोई एक की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो एक तो ये रिजल्ट यूज किया हमने, और दूसरा रिजल्ट यूज किया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, मतलब इक्विवेलेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इन, ठीक है। तो जो नहीं है तो नहीं है, मतलब इफ एंड ओनली इफ है, तो ए एंड कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसमें कोई डाउट है? ओके, अब उस पे आते हैं जो वो कह रही थी। सो लेट्स ट्राई दैट वे। यहाँ से आते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1। ओके, बट यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी क्या होगा? लेकिन प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज़्यादा भी हो सकता है एग्जैक्टली, क्योंकि इसी केस में देख लो, हाँ जैसे मैंने जो बनाया, जैसे मान लो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.45 सपोज, है ना, इधर वाले का, अच्छा 0.5 ले लो, मैंने हाफ हाफ ले लिया, तो उसका 0 है ना 55 टाइप का हो गया, मतलब इंटरसेक्शन के मान लो 0.05 है सपोज एक्स्ट्रा, तो लाइक वो ओवरलैप होगा ना, ओवरलैप बनने का ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 1 से ज़्यादा भी आ सकता है यहाँ पे, तो ये जरूरी में 1 है। 1 तब है जब हमें पता हो कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, बट यहाँ भी ये नहीं आया ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यहाँ आया है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट। तुम देखोगे तो यहाँ ये नहीं आया ए एंड बी आर डिसजॉइंट, वो इंडिपेंडेंट में प्रॉपर्टी है। राइट। ओके, सो यू वांट टू से ए यूनियन बी, वो हमें पता है लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है ना, ठीक है, और ये हमारा 1 है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। एक और तरीका है, तुम अगर देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या ऐसा करो कि इनको तुम ना वो कर लो, क्या कर सकते हैं, हमें तो वो कहाँ तक पहुँचना है, इंडिपेंडेंस तक। तो व्हाट कैन यू से नाउ, ज़्यादा है तो ये तो पता, देखो ये अगर सम 1 से ज़्यादा है तो ये पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0 है। कैन वी से दिस, क्योंकि वरना 1 होता मैक्सिमम। पी ए प्लस पी बी का सम 1 से ज़्यादा कब होगा? जब कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन है जो कि ओवरलैप हो रहा है। अगर हाफ हाफ यूनियन ए यूनियन बी अगर सैम्पल स्पेस होता, सो इन दैट केस सॉरी ए एंड बी डिसजॉइंट होता, तो डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब ये है ना, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन, हाँ ये अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगा एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ये अप्रोच यहाँ तुम्हें कंक्लूजन, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो जो दिमाग, देखो दिमाग लगाना ही नहीं था, ये तो मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे कि भाई तुमने 1 माइनस करके कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यहाँ से पता चल गया कि डिसजॉइंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो हो गया कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो ए भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट है तो ए भी डिसजॉइंट होगा, वो डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंस में कोई दूर दूर का रिलेशन नहीं है ना, दूर दूर के रिश्तेदार नहीं है, तो उन दोनों को रिलेट नहीं करना, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये फॉर्मल प्रूफ हो गया। नहीं तो एक सबसे बेस्ट अप्रोच इस तरह क्वेश्चन का ये होता है, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके। देखो जनरल क्वेश्चन एग्जाम में तुम प्रूफ करने बैठो तो तुम्हारा टाइम खा जाएगा, एक तरीका होता है तो छोड़ दो, एंड के लिए बचा लो कि भाई टाइम लेगा तो इसको एंड में टाइम बचेगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। वरना कई बार ना कई सारे क्वेश्चन ऐसे तुम्हें आगे मिलेंगे जो 10 सेकेंड 20 सेकेंड में हो जाएंगे या 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने पहले किसी क्वेश्चन में 20 मिनट दे दिया तो तुमने बहुत टाइम खा लिया, फिर प्रेशर आ जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में क्या होता है, पहली बार जस्ट बिना पेन चलाए तुम क्वेश्चन पढ़ते जाओ, फर्स्ट टाइम जस्ट रीड, जो लग रहा है तुम्हें बहुत जल्दी हो जाना है कर लो, फिर आगे बढ़ो, फिर सेकेंड टाइम वापस आओ, जो जो क्वेश्चन रह गया उसमें देखो कम हो रहा है,
फिर एंड तक मतलब ऐसे 2-3 रेस में अगर क्वेश्चन तुमने एक बार देख लिया ना, तो उससे छूटने का, वरना क्या होता है ना, पहले 40 क्वेश्चन में पूरे ढाई घंटे दे दिया, अब आधा घंटा 20 क्वेश्चन बच गया, अब आधे घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं। तो वहाँ फिर बच्चा प्रेशर में आ जाता है, फिर क्वेश्चन छोड़ के आता है, फिर आसान क्वेश्चन पता चले बाद में था वो छूट गया। तो इस तरह का पहले पेपर एक बार पूरा देख लो, तो एग्जाम में अगर तुम्हें लगे कि लाइक ये जनरल क्वेश्चन है, और इसलिए क्या होता है, जो एमएसक्यू होता है, जिन्होंने जैम दिया है या जिनको जैम का पैटर्न पता है, उनको ये पता होगा कि जो ये क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40 होगा, ये सबसे लास्ट में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लेगा, क्योंकि ये क्या होता है, एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट। इसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी, 3 भी, चारों भी। तुम अगर करने लगे तो फिर इसमें बहुत टाइम, 10 क्वेश्चन ही है और ये तुम्हारा बहुत टाइम खा जाएगा, 1 घंटा खा जाएगा इसमें। तो इसलिए इसको एंड में करना चाहिए, क्योंकि है ना, उसमें हर ऑप्शन में सोचना पड़ेगा तुम्हें। अब बाकी क्वेश्चंस में क्या है, एक ही ट्रू होना है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, क्यों ही इससे बी पे सोचना था, हमने जब ये ए का गिवन सेम है, सी का गिवन सेम है, बी का गिवन सेम है, इफ वाला सेम है, तो हमने पहले उस रिजल्ट से यहाँ तक पहुँचे, इजीली आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये भी हमने प्रूव कर दिया, और फिर यहीं से स्टार्ट करके मैंने प्रूव कर दिया कि इसका उल्टा आया था, है ना, हमारा रिजल्ट में ये आया था एक्चुअली। तो ये नॉट ट्रू है, और मुझे पूछा कौन सा नॉट ट्रू है, तो हो गया डी खत्म, तो बी पे सोचना ही नहीं था। मतलब एग्जाम में अगर कोई बैठा आदमी तो बी पे क्यों ही सोचेगा, क्योंकि एक चुनना था जो ट्रू नहीं है, वो हमने चुन लिया डी ऑप्शन, तो बी को क्यों दिमाग लगाना है, क्योंकि मुझे पता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। और जैम में फिक्स है कि कौन से क्वेश्चन में एक ही सही होगा, जैसे पैटर्न सबको पता होगा, लाइक जैसे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 है, तो ये एमसीक्यू है 1 मार्क्स वाला, तो इसमें एक नंबर के क्वेश्चन हैं और एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये पक्का है, ओनली 1 करेक्ट होंगे। क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 30 है, हाँ, इसमें भी क्या है, एमसीक्यू 2 है, मतलब 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकिन एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, इसमें ओनली 1 ट्रू होगा, तो एक ट्रू मिल गया तो बाकी पे क्यों दिमाग लगाना तुम्हें, मैंने ए ऑप्शन चेक किया गलत हो गया, तो आगे बढ़ो। फिर 31 से 40 में एमएसक्यू में टाइम लेता है, तो तुम्हें पता होगा 41 से 50 वाला NAT1 है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो कुछ बच्चों का ये भी मानना होता है कि ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी होते हैं दैन दिस, तो तुम अगर पहले ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, ये उधर जो है ना ओनली 1 करेक्ट है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, इधर एमसीक्यू में, है ना, नेगेटिव मार्किंग के साथ है। यहाँ थोड़ा रिस्क भी है, गलत करोगे तो मार्क्स भी जाएंगे तुम्हारे। एनएटी में नो नेगेटिव मार्किंग, जो क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60, ये है NAT2, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, तो तुम गलत नंबर भर दो कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो होता है कि सबसे पहले ये ट्राई कर लो, फटाफट खत्म कर लो, फिर तुम इधर आ जाओ एमसीक्यू पे, फिर तुम इधर आ जाओ, ऐसे करके मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकता है तुम्हारा, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ जो बच्चे बताते हैं, तुम अपने तरीके से हैंडल करो। सो पैटर्न सबको एक मिनट, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60। इस तरह से जैम में पेपर होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन। ये MCQ1 है, ये MCQ2 है, ये है MSQ2। ये जो 1 2 लिख रहा हूँ मार्क्स है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। ये NAT1 है, ये NAT2, ये मैं लिख रहा हूँ, जैम वाले नहीं लिखेंगे, जैम वाले ऐसा लिख रहा होगा, ये तो मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा होगा, ये MCQ है, ये MSQ है, ये लिखा होगा इंट्रोडक्शन में, ये NAT है, ऐसा लिख रहा होगा। और जब पेपर अंदर खोलोगे तब वहाँ लिखा होगा क्वेश्चन 41 टू 50 इज ऑफ 1 मार्क्स एंड क्वेश्चन 51 टू 60 इज ऑफ 2 मार्क्स। तो वो मैंने 1 2 यहाँ इसलिए लिखा है दिखाने के लिए कि इस कैटेगरी में एक एक मार्क्स के एक क्वेश्चन है। MCQ2 का मतलब है इस कैटेगरी में 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पैटर्न है। तो यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ होता है यस नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, और यहाँ भी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी बच्चों के हिसाब से पहले ये ट्राई करो, फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, पहले ये करो, फिर जाके ये करो, फिर तीसरी बार में जाके ये करो, तीसरे में इस तरह से, और मतलब जो मुश्किल क्वेश्चन लगे छोड़ते जाओ। तो इस तरह के चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो थोड़ा टाइम सेविंग के लिए, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो ना कि टाइम वेस्ट कर दिया हमने क्वेश्चन पे। कई बार अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके बैठ गए, मुझसे कैसे नहीं होगा, मैं तो करके रहूँगा, फिर वो 1 घंटे के क्वेश्चन लगे रहते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो एनीवे, तो हम इस पे आते हैं, तो इसका आंसर हो गया, इस पे क्लियर हो गया, ओके, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, और हमने बी भी प्रूव कर दिया ऐसे कि दिस इज ट्रू ऑप्शन, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये सही बात है। अच्छा, मैं दूसरा अप्रोच बताया, तुम एग्जाम्पल ले कर लो, जैसे ना
लाइक वाई नॉट टू टेक एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल बनाओ जिसमें ये सही हो कि ए गिवन बी मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ। देखो, दूसरा अप्रोच ये है कि तुम एग्जाम्पल से कर लो, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्जाम्पल वाला, कि हम एक सैम्पल स्पेस ऐसा कंस्ट्रक्ट करो, फिर ए और बी ऐसे लो कि ये वाली चीज़ ट्रू हो जाए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, लाइक कैसे कैसे ले कि ए गिवन बी ए से ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो चलो ये ले लेते हैं, सिंपल, मतलब मैं अपनी तरह बना रहा हूँ, मतलब अभी मैं बना रहा हूँ जस्ट, इसमें याद नहीं है। ठीक है, जैसे तुम भी अगर एग्जाम में मैं भी बैठूंगा तो ऐसे सोचूंगा कि ए क्या ले सकते हैं हम, तो हमें देखना है कि ए गिवन बी जो है मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो। तो ए तुम क्या ले लो, लाइक चलो मैं अपनी तरफ से एच एच और एक्स टी ले लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो यहाँ से ए की प्रोबेबिलिटी मेरी हो गई हाफ, है ना, अभी के हिसाब से। अब मुझे ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं बी कैसे कंसिडर करूँगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, सो हाउ कैन यू डू दैट। सो मान लो मैं एच 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 टी टी एच ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या आएगा, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। इतना टाइम, इतना टाइम लगेगा? अरे 3/2 कैसे होगा, 2/3 ना। तो ये वाला चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये चीज़ इस एग्जाम्पल के हिसाब से ट्रू या फॉल्स? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, सही गलत? सही हो गया। तो मैंने एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया, अब इसको उसमें मैं पुट कर दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, सिंपली हम उसमें पुट कर देंगे। जैसे चलो मैं, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया, अभी मुझे पता है डी गलत है, तो तुम इसी एग्जाम्पल को अब यूज़ करो ऑप्शंस में। मतलब अभी मैंने ये ट्रू कर लिया, ये ट्रू कर लिया, ट्रू कर लिया, क्योंकि वो गिवन था, ट्रू करना, ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो वो सही हो। अब मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है, तो कंक्लूजन में पुट करते जाओ। जैसे तुम इसमें पुट करो, ये तुम्हारा ट्रू आंसर देगा, ये भी सही बात है, तुम करके देख लो, बी गिवन ए निकाल के देखो। जैसे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, एंड तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालो, कितना आएगा? कितना टाइम लगाओगे? बी में कितने हैं, 3 है, कॉमन कितने हैं, 2 हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कितने हैं, 2, 2 ना, अपॉन ए 2, तो आ गया 1। अब बताओ इन दोनों में रिलेशन देखो, बी गिवन ए और बी में रिलेशन देखो, कौन ज्यादा? देखो, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन वही था, तो ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, कोई क्वेश्चन इन जनरल है, ट्रू है, तो इन पर्टिकुलर ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी एग्जाम्पल के लिए गलत हो गया तो मैथमेटिक्स में वो चीज़ गलत मानी जाएगी। तो इसने बोला हर ए बी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए ऐसा होगा। तो हम एग्जाम में, तुम जब प्रीवियस ईयर में कराऊंगा तुम देखोगे, मैं बहुत ये ट्रिक यूज़ करता हूँ कि जैसे जनरल है तो हम क्यों जनरल दिमाग लगाए, जैसे मैंने प्रूफ किया पीछे, कितना टाइम लगाया हमने, वो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर माइनस कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से। लेकिन जब जनरल क्वेश्चन हो जहाँ कोई पर्टिकुलर केस फिक्स नहीं है, लाइक ए बी गिवन नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं उस कंडीशन के हिसाब से, तो वैसा बना लो, फिर वो ऑप्शन में पुट करके देख लो ऑप्शन के साथ कौन मैच करता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि ये वाला जो चीज़ है ना, पहला ऑप्शन ट्रू होगा इस एग्जाम्पल से। ओके, चलो अब बी वाला ऑप्शन ट्राई करो, लेकिन बी वाला वैसा मैंने बनाया नहीं है कि ए यूनिट, देखो इफ अलग है, तो इसका इफ अलग है तो अलग बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो उसका मैं बनाऊंगा। अभी तुम इफ ए सी डी का सेम है, तो मेरा ये एग्जाम्पल तीनों ऑप्शन पे काम करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल तीनों ऑप्शन पे काम करेगा। अब इन तीनों ऑप्शन में तुम अब ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी निकाल लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है 2/3, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालोगे 1/3, तो 1/3 और ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1/2, सो 1/3 छोटा है 1/2 से,
तो सही बात है, ये भी ट्रू हो गया इस एग्जाम्पल से। वैसे ही यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हाफ है, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, चाहो तो वैसे करना हो तो। ए कॉम्प्लीमेंट में 2 एलिमेंट आएगा, पी एच पी टी, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहो तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा उसमें। तो ये दूसरा अप्रोच है। पहला अप्रोच है प्रूफ वाला जो जनरल कर रहे थे, दूसरा अप्रोच एग्जाम्पल वाला। सो लाइक बी कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा हो गया, तुम सीखो कैसे कर रहे हैं, तो जो लोग कह रहे थे ना नहीं हो रहा है, तो अब तुम ये अप्रोच सीख लोगे तो क्वेश्चन होगा तुमसे, जिन लोगों से नहीं हो रहा है। ये सब तरीके हैं, अब प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। सो टी टी इस तरह से। अब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एक कॉमन है और बी कॉम्प्लीमेंट में एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन 1 है एक एलिमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में एक ही है, तो 1 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब देख लो डी ऑप्शन। सो 1 मोर देन हाफ। अच्छा डी था ना, तो गलत हो गया, यहाँ हो गया गलत, क्योंकि ये उल्टा निकल दे दिया। इसका मतलब क्या है, अभी मैं कौन सा चेक कर रहा था, डी ना, तो डी जो है इसकी आंसर हमने निकाला 1 और इसका आंसर है हाफ, और ये बोल रहा है 1 छोटा है हाफ से, क्या हो गया, नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये अप्रोच एग्जाम्पल वाला अप्रोच हो गया कि हम एक एग्जाम्पल बनाया इफ के हिसाब से, और अब देन को चेक कर रहे हैं उस एग्जाम्पल से, तो देन नॉट ट्रू आ गया, इसका मतलब गलत है। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा जब बी के लिए बनाना है, चलो इसी एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा ए भी चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ से बनाया कि वो है, तो अगर बी वाला करना था, बी में कितना दिमाग लगाया तुमने, 1 माइंड, कोई ओपन कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ ना समझ आ रहा है, जनरल है एग्जाम्पल बना लो। तो ओमेगा में सेम ले लेता हूँ, एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है, और ए और बी। सो ए तुम ऐसा लो, क्योंकि देखो तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर करने हैं कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब वैसे ले लो, तो जैसे वो कह रही थी, चलो जैसे मैं है ना वैसे ले लेते हैं, एच 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 टी, और कोई बात नहीं टी एच टी, यही वाला एग्जाम्पल लेके चल लो। तो यहाँ तो जो इफ है वो ट्रू हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो 1 आ जाएगा, ट्रू हो गया। अब कंक्लूजन चेक करेंगे, क्या इस एग्जाम्पल से कंक्लूजन क्या आ रहा है, ट्रू या फॉल्स। कंक्लूजन क्या, ए बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, चेक कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा मैंने ऐसे एग्जाम्पल बनाया कि यहाँ तो 0 हो गया, और पी ए हाफ है, पी बी हाफ है। सो तुम सिंपली बता सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इक्वल नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो सही कह रहे हो। देखो देखो एग्जाम्पल कभी भी ट्रू नहीं बता सकता, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा मत समझना कि एग्जाम्पल से चीज़ों को प्रूव कर रहा हूँ, नहीं, एग्जाम्पल हमेशा गलत बताएगा, प्रूफ हमेशा सही बताएगा। सो करोड़ों एग्जाम्पल कम है किसी चीज़ को सही कहने के लिए, ये बात मैं बार बार बोलूँगा, तुम्हें ध्यान रखना है कि करोड़ों एग्जाम्पल भी कम है किसी चीज़ को ट्रू बोलने के लिए, किसी लाइन को, किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोलने के लिए करोड़ों एग्जाम्पल कम है, लेकिन एक एग्जाम्पल काफ़ी है गलत बोलने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि डी सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है ना, जैसे डी ऑप्शन में देख रहे थे ना, ये 1 आ गया और ये हाफ आ गया, तो उस एग्जाम्पल के लिए जो जिसके लिए ये ट्रू है और ये वाला फॉल्स आ गया, तो हम बोलेंगे ये लाइन फॉल्स है। एक एग्जाम्पल काफ़ी है गलत कहने के लिए। ओके, मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था ना एक बार कि लाइक कोई लड़का तुम्हें लगता है कि वो लड़का अच्छा आदमी नहीं है ना, कोई लड़की है वो अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, तुम साथ में एग्जाम्पल भी देते हो किसी को, कुछ ऐसा इंसिडेंस का एग्जाम्पल देते हो ना तुम, प्रूव करने के लिए, किसी को गलत दिखाने के लिए, तो वो चीज़ें हैं। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया वो कैसे किया, मैंने 2 तरीके से किया, एक तो जनरल प्रूफ किए हैं और एक हमने एग्जाम्पल से किया है। फाइन, चलो पिछले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है, मतलब ये तुम सीखो कैसे करना है, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, 1 घंटे कम 2 घंटे कम सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम सोने से कोई नहीं मरता है। ठीक है, ओके, अच्छा अच्छा, देखो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे गलत होने की पक्का गारंटी देगा, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अच्छा ये इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन ट्रू, अभी तो नॉट ट्रू पूछा था, तो डी नॉट ट्रू आ गया। अगर ये भी पूछा होता कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है मान लो, तो उस केस में
तुम श्योरली नहीं बोल सकते ट्रू है, मतलब एग्जाम्पल श्योरिटी नहीं देगा ट्रू होने का। हो सकता है वो तुमने ऐसे एग्जाम्पल है जो फिट बैठ गया, लेकिन एग्जाम्पल गलत होने की गारंटी देता है। एग्जाम्पल डिस्कार्ड करने के लिए काम आता है कि चलो ये गलत है, इसको बाहर कर लो, बाकी पे अब सोचो। मतलब एग्जाम्पल से कोई चीज ट्रू आ गया, हाँ हमेशा काम करेगा, गलत बताने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रू बताने के लिए काम नहीं करेगा। ट्रू के लिए तुम्हें और सोचना पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल किसी लाइन को ट्रू बोल दिया तो जल्दीबाजी में उसको ट्रू नहीं समझ लेना है, हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल हो जो उसको गलत कह रहा हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं कॉमन लाइन तुम्हें लिखता हूँ जो तुम्हें समझ आएगा। जैसे मैं एक लाइन लिखता हूँ कि इफ x इज रियल नंबर देन 1/x इज रियल नंबर। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? वाई? जीरो, ठीक है, x ने जीरो लिया और जीरो रियल नंबर है। अब इम्प्लाइज 1/0 जो कि इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी जीरो रियल नंबर नहीं है। तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो इसके अगेंस्ट है, एक ही एग्जाम्पल। जीरो के अलावा तुम कुछ भी ले लो, हमेशा ट्रू है। तो दिस इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल। और इसका एक ही कॉन्ट्राडिक्शन है, यही लाइन है, यही एक एग्जाम्पल है जीरो की। इसके अलावा तुम जैसे कोई सोचता अच्छा एक्स को हम 1 लेते हैं, okay, तो 1/1 1 रियल नंबर, सही बात है। एक्स को 2 ले लेते हैं तो 1/2 रियल नंबर है। एक्स को 3 लेंगे तो 1/3 रियल नंबर है। ऐसे अगर सोचेगा तो हमेशा ट्रू ही आएगा। और तुम करोड़ों एग्जाम्पल लोगे तो ट्रू ही देगा, लेकिन सिर्फ जीरो है जो इसको गलत कह रहा है। तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट गलत है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई पूछेगा ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स। एक एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए, जबकि इसके पास करोड़ों अनकाउंटेबली मेनी एग्जाम्पल्स है जो इसको ट्रू कह रहा है, लेकिन स्टिल ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एक इसको गलत कह रहा है। ये मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, जब एग्जाम्पल लोगे थोड़ा ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल गलत होने की श्योरिटी देगा हमेशा, ट्रू होने की श्योरिटी नहीं देगा। मतलब फॉल्स आ गया किसी एग्जाम्पल के लिए कोई लाइन, तो वो फॉल्स है। ओके, कम टू दिस लाइन, क्या क्वेश्चन था देखते हैं। Suppose that four persons enters a lift on ground floor of a building, ठीक है। तो चार लोग हैं और लिफ्ट में जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। सो एंटर्स अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। देयर आर 7 फ्लोर्स एबव द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से ऊपर 7 फ्लोर है ना, एबव ग्राउंड फ्लोर। एंड ईच पर्सन इंडिपेंडेंटली chooses her exit for floor as one of the 7 floors. Each one of chooses the topmost, them chooses the topmost floor with probability 1/3, and each one of remaining floors with an equal probability, ठीक है। Then the probability that no two of them exit at the same floor, मतलब उनमें से कोई भी टू नहीं होगा एक्सिट एट द सेम फ्लोर। सोचो। मतलब लाइक ऑल चूजेस डिफरेंट फ्लोर, ये मतलब है ना। सोचो तुम लोग, 2 मिनट का टाइम देता हूँ।
एक तो तरीका है कॉम्प्लीमेंट ले लो। मुझे लगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे है। प्रोवाइडेड दैट नो टू ऑफ देम एक्सिट, जैसे एक क्वेश्चन था ना कि लाइक देयर आर नो टू ऑफ देम हैव द सेम बर्थडे, लेकिन उसमें थोड़ा क्या है कि यहाँ ईच फ्लोर के डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है ना। सो हो जाएगा, तुम कॉम्प्लीमेंट ले लो, जैसे नो टू ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनोमियल में पढ़ाया नहीं है तो वो आगे आएगा। ऐसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखो। बट यू हैव टू ट्राई ना, करके देखो, क्योंकि मैं भी पहले पेपर सॉल्व नहीं किया हूँ तो मैं जस्ट फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो करके देखते हैं आंसर क्या आता है। मतलब मैं बस यही हिंट दे सकता हूँ कि लाइक हाँ, अगर जैसे कोई मुझे बताओ, लाइक यू जस्ट ट्राई कि 4 लोग हैं और इवेंट जैसे इवेंट ई है कि नो टू ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, तो ई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? तुम बस ये वर्ड थोड़ा ट्राई करो। एटलीस्ट 2 ऑफ देम, हो सकता है कि उनमें से 2 सेम फ्लोर पे उतर रहे हों, या इनमें से 3 हैं जो सेम फ्लोर पे उतर रहे हो, या चारों के चारों सेम फ्लोर पे उतर रहे हो, ये भी हो सकता है ना। है ना, डिफरेंट को क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, 4 लोग हैं, तो ऐसा हो सकता है कि सब लोग एक ही फ्लोर पे उतर रहे हों, या ऐसा हो सकता है कि अ, 2 पर्सन है ना, नो 2 ऑफ देम एक्सिट सेम फ्लोर, सो लाइक 2 आउट ऑफ देम विल चूज़ द सेम फ्लोर, या 3 आउट ऑफ देम विल चूज़ द सेम फ्लोर, या ऑल 4 विल चूज़ द सेम फ्लोर, ये हो सकता है। ट्राई करो, जस्ट ट्राई करो, गलत आंसर है कोई बात नहीं, सीखो है कैसे, तो ट्राई करके देखो, जस्ट यू ट्राई, जो भी दिमाग में है ना उसको इम्प्लीमेंट कर दो, गलतियाँ करके इंसान सीखता है, ठीक है ना। तुम्हारे पास 1 साल जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम, वो गलतियाँ करने का ही है, तुम गलती करो फिर सीखो, गलती करो सीखो, इस तरह से। सो प्रिपरेशन यही है ना, प्रिपरेशन में गलतियाँ भी तो होती है, तो जो ट्राई करके देखो कुछ, एटलीस्ट कुछ तो आंसर आएगा, तुम एक बार करके देखो, कुछ तो आंसर आएगा। या तो एक तरीका है, तुम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, सही स्ट्राइटली करोगे तो क्या कर सकते हो,
एक और ऑप्शन है नो टू ऑफ देन एग्जिस्ट सेम फ्लोर। तो 4 लोग हैं, मान लो ए बी सी डी है, तो वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे कि लाइक 7C4 कितना होता है, इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। 7C4 अगर तुम ट्राई करो, सो इट्स द सेम एज 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 35 कॉम्बिनेशन है। ये बहुत मुश्किल होगा ना सॉल्व करना। सो इस सीधा नहीं सोच सकते, सीधा में कितने केसेस बन जाएंगे। टोटल 7 फ्लोर्स हैं एंड ऑल 4 विल चूज डिफरेंट फ्लोर्स। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो यू विल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। लेकिन उसमें तुम्हें देखना अच्छा कितने सेम होंगे, तो वो भी कर सकते हो, एक सीधा से ट्राई कर सकते हैं लाइक उन 35 में से कितने डिफरेंट है, सिर्फ वही होंगे ना। जब कोई सेवेंथ चूज करेगा तो बाकी मतलब ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, तुम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देख लो, एक तो ये वो ऑप्शन है, और नहीं तो कॉम्प्लीमेंट लेके है। मैं सॉल्व करूँगा अभी, तुम लोग एक बार करके देखो, बताओ फिर। नहीं, आई थिंक 1/8 होगा। हाँ हाँ, ईच फ्लोर का कितना आएगा, 1 से 6 ना। एक मिनट, 1/9 क्यों, 1/9 इंटू 6 कितना होगा, 3/3। टॉप फ्लोर का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3 1/4 था। अच्छा 1/3, ओके ओके, या 1/4 समझ लिया, ओके ठीक है, 1/3 है, तो बाकी का 2/3 होगा एंड ईच हैव 1/6 को कर दो, ठीक है, यस 1/9, सो ईच हैव 1/9 एंड टॉप हैज 1/3, ठीक है। सो टॉप फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है एंड बाकी 1 to 6 में ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, सो आई थिंक 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक एक तरीका ये है कि लाइक जो 35, देखो एक मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरीका ऐसे है जो सीधा सीधा सोच रहे हो लोग कि तुम्हारे पास 7 फ्लोर्स हैं और 4 लोग हैं और सबको डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है, सो 7C4 इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। अरेंज करना 7P4। ट्राई कर सकते हो। कर सकते हो, करके देखो, ट्राई करके देखो, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता ना, वे कई सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही तरीका है। यू थिंक देर आर मेनी वे, तो मैं एक तरीका ये सीधा से सोच रहा हूँ, दूसरा कॉम्प्लीमेंट लेके, तो मैं दोनों से करूँगा अभी, बस तुम लोग से पहले ट्राई करो। अच्छा, एक्चुअली ऑर्डर भी यहाँ मैटर करेगा, तो हमने कॉम्बिनेशन लगाया था, लेकिन उसको ना फिर इंटू 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा ना तुम्हें, लाइक 7C4 चूज किया एंड देन दैट 4% कैन बी रिडन इन 4 डिफरेंट फैक्टोरियल वेज। सो लाइक ये 35 टाइम 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। सो इतने केसेस बनेंगे, या तुम जिसमें लो 7P4 ले लो, 7P4 है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 पर्सन एंड 7 चीज़ अवेलेबल है। सो उतने केसेस होंगे, एक सीधा सीधा जो सोच रहे हैं उन लोगों के लिए।
मैं करूं? हम्म 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 उससे बेटर है पहले हम्म 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 नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रोबेबिलिटी, अच्छा वो तुम वो कर रहे हो, ओके। हाँ शायद करके देखो क्या आंसर है। हम्म ओके, 60 ओके, तो मेरा आंसर क्या है मैं देखता हूँ। तो मैंने अभी ऐसे ट्राई किया सीधा सीधा कैलकुलेशन ना अगर बस ऐसा। ओके मैं करूँ भाई? तो कि एक का चलो थोड़ा क्लोज आया, तुम्हारा आंसर आया था 165 है ना, एक का भी आया था ना 160 अराउंड बता रहे थे ना 160 देखो होगा क्या घर पे ना, अगर तुम इस क्वेश्चन को सोचोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम स्पेंड होगा लेकिन बहुत कुछ सीखोगे तुम। मान लो 1 घंटा तुमने दिया, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है मेनली, और बहुत इजी सा है। देखो कोई बताना चाहेगा और आइडिया? सपोज द 4 पर्सन्स एंटर अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। सो लाइक इसमें से मान लो ये लिफ्ट है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, भाई सातवां। ओके, कोई है किसी के पास कोई आइडिया? एनीवन? देखो अच्छा तुम ये सोचो, अगर मान लो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम कर दे तब तुम कर पाते क्या? क्वेश्चन ये है। अगर मान लो चलो मैं देता हूँ हर की प्रोबेबिलिटी 1/, कितना है, 7 है सपोज। ईच फ्लोर पे उतरने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो कोई मुझे इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, अगर हर फ्लोर पे उतरने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब 1/7 है, तो उस केस में क्या होता है? क्या आंसर आता है सेम क्वेश्चन का? उसको थोड़ा बदल दिया ना इसने, क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में यही रहता होगा, फिर उन्होंने चेंज कर दिया कि चलो भाई 7th फ्लोर को डिफरेंट कर देते हैं। ओके, तो ये परमुटेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट कर सकते हो। देखो मैं कर देता हूँ, अगर नहीं तुम्हारे पास आइडिया तो। एक तो सीधा सीधा तरीका है, सीधा सीधा ये है कि हमने क्या, हमारे पास 4 पर्सन है, वी हैव 4 पर्सन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 था, 2 मार्क्स का है, एमसीक्यू 2 में है, जैम 2020 22 का। हाँ, 4% है हमारे पास, तो देखो 4% है। एक्चुअली टोटल जो केसेस होंगे, अगर टोटल केस बनाते हैं कि सब डिफरेंट उतरेंगे, तो वो 7p4 है, जिसको मैं बोल रहा था उसमें 7c4, 4 फ्लोर लो, और वो 4 अपने आप में परम्यूट भी तो हो सकते हैं। यू सेलेक्ट 4 फ्लोर्स,
तो उसका तरीका है 7C4 एंड 4% कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, तो वो सेम ही आ जाएगा 7P4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना आएगा बताओ मुझे 7P4। 840। अब देखो जैसे 840 आ गया, मतलब टोटल 840 केसेस होंगे, लेकिन कहाँ डिफरेंस आ रहा है, देखो 7 को उतारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और बाकी का सम तुम लोग ये पता होगा सबका है ना कि इसकी 1/3 है, बाकी का मान लो P है। सो P ऑफ ईच उतारने की प्रोबेबिलिटी P है मान लो ईच की। सो क्या हो जाएगा 6P इज कितना 1 - 1/3, क्योंकि टोटल 1 होगा तो 1/3 दे रखा है, तो 1 - 1/3 2/3 आ गया, तो 6P इज 2/3, तो P इज 2/18 1/9, तो ईच फ्लोर पे उतरने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। ओके, तो मतलब 1 से 6 तक प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब 4 लोग हैं, देखो तो एक केस फिक्स कर देते हैं, एक पर्सन 7th फ्लोर पे उतरेगा, वो केसेस ले लो, कोई एक पर्सन 7th फ्लोर पे उतरेगा। अब मुझे ये फिक्स कर दिया मैंने, तो मुझे ये बताओ ऐसे कितने केसेस बन सकते, देखो हमें टपल्स बनाने हैं फ्लोर्स के, कौन सा फ्लोर पे पहला उतरा, कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 लोग हैं, तो कितने टपल्स बनेंगे, 840 टपल्स बनेंगे। अब इसको मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, तो ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, देखो एक पर्सन मैंने फिक्स कर दिया 7th फ्लोर पे उतर रहा है, वो फिक्स हो गया, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, सिर्फ एक चॉइस है, मतलब 7th फ्लोर ही चॉइस है ना। दूसरे पर्सन के पास कितनी चॉइस बचेगी, हाँ जी बोला है कि मैं क्वेश्चन पता है सब लोगों को कि नो टू ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, तो मैं सीधा सीधा सोच रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट लेके नहीं, सो सेम फ्लोर पे नहीं एक्सिट करेगा, तो सेकेंड पर्सन के पास कितनी चॉइसेस है फ्लोर्स की, मतलब देखो मैं बोल रहा हूँ 4 लोग हैं, ठीक है, तो मैंने 4 बॉक्स बनाए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, तो मैंने ये फिक्स कर दिया कि एक पर्सन कोई 7th फ्लोर पे उतरेगा, पहले मैंने ये फिक्स कर दिया, तो सेकेंड पर्सन के पास कितनी चॉइसेस हैं फ्लोर्स की, नंबर ऑफ फ्लोर्स की 6 है ना, ओके, क्योंकि सबको डिफरेंट चूज करना है। थर्ड पर्सन के पास कितनी चॉइसेस हैं, 5, फोर्थ के पास 4, सो ऐसे कितने केसेस हो गए 120, लेकिन यहाँ हमने ये कर दिया कि कोई एक उतरेगा 7th फ्लोर पे, अब एक चारों में से कोई भी हो सकता है, सो टोटल सच केसेस होंगे कि 120 इंटू 4, ये 4 समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले बंदे को फिक्स कर दिया 7th पे ना, 7th फ्लोर पे, यहाँ से भी सकता है दूसरा 7th पे उतरे या तीसरा उतरे या चौथा उतरे, 4 डिफरेंट पर्सन है, सो टोटल इस तरह केसेस कितने आ गए 480, 480 केस, जो 840 में से 480 ऐसे केसेस हैं जहां पे कोई एक बंदा चारों में से कोई एक 7th फ्लोर पे उतर रहा है, फाइन, बाकी केस तो क्योंकि 7 डिफरेंट है बाकियों से। अब अगले केस में आओ, अब क्या है जैसे 4 फ्लोर है, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, अब एक केस है कि नो वन है ना, नो वन लिव्स एट 7th फ्लोर, ठीक है, नो वन है ना, क्या वर्ड यूज किया था उसमें, एक्सिट है ना, नो वन एक्सिट एट 7th। अब इसके कितने केसेस हो गए, मैंने 7th फ्लोर वाला काउंट कर लिया ना, कोई एक एक्सिट कर रहा है ना, तो वो था, ये था कि एनी वन एक्सिट एट 7th फ्लोर, ठीक है, 1 एक्सिट एट 7th फ्लोर, कोई एक, ठीक है, तो इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ कितनी चॉइस है फर्स्ट पर्सन के पास, 7th फ्लोर नहीं करना है उसको, तो कितनी चॉइसेस हैं 6, इसके पास 5, इसके पास 6, कैसे सेम फ्लोर पे नहीं उतरेगा ना, ऑल 4 विल एक्सिट एट डिफरेंट फ्लोर, मैं ये फाइंड कर रहा हूँ, तो सेकंड वाला 6 फ्लोर क्यों होगा, जैसे पहला वाला मान लो उतर गया पहले फ्लोर पे, तो दूसरा वाला पहले फ्लोर नहीं उतर सकता क्योंकि वो डिफरेंट फ्लोर पे उतरना, मैं वो काउंट कर रहा हूँ, एक्सिट एट डिफरेंट फ्लोर, क्लियर,
सो थर्ड पर्सन के पास कितनी चॉइस है अब हैं? थर्ड पर्सन के पास 4 चॉइस है और फोर्थ के पास यू आर राइट, यू आर राइट। मैं वही वेरीफाई कर रहा हूँ क्या वही आ रहा है, बस मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। यू आर राइट, ये वही आएगा। तुम जो बोल रहे हो 840 माइनस जो हमारा पीछे आया है, कोई एक 7th फ्लोर पर उतर रहा है 480 के, सो 840 माइनस 480 कितना आएगा 260। इसको मल्टीप्लाई करो। सो मतलब हमने काउंटिंग गलत नहीं की, मैंने वेरीफाई कर दिया, काउंटिंग गलत नहीं की। मतलब कोई भी एक अगर 7th फ्लोर पर उतर रहा है तो उसके नंबर ऑफ केसेस टोटल है 840। अब कोई भी 7th फ्लोर पर नहीं उतर रहा है तो बाकी तो यूनिफॉर्म है, 1 2 3 प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है, तो ये बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब आ जाओ उस पर प्रोबेबिलिटी काउंट करने पे। तो नाउ प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एक्सिट एट सेम फ्लोर। ओके, तो देखो पहला केस कितना था 480 ना, लास्ट वाली बात कर रहा हूँ। देखो ये 480 केसेस था। सो 480, अब कोई एक उतर रहा है किस पे 7th फ्लोर पे, तो 7th फ्लोर पे उतरने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब बाकी एक कोई उतर गया 7th फ्लोर पे, बाकी 3 उतरेगा 1 to 6 में से किसी एक पे, और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो दूसरा बंदा उतरेगा किसी फ्लोर पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9, तीसरा बंदा उतरेगा 1/9, चौथा बंदा उतरेगा 1/9 प्लस। ये एक केस हुआ जब कोई एक 7th फ्लोर पे उतर रहा है ना। वन ऑफ देम एक्सिट, ओनली वन ऑफ, क्योंकि डिफरेंट फ्लोर पे है ना, एक्सिट एट 7th फ्लोर। फाइन। अब आ जाओ नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस 360 पॉसिबिलिटी है। अब कोई भी नहीं उतर रहा है उस पर ना, तो बताओ अब ये वाला केस 360 केसेस है एंड कौन है माई फोन करी में हम अभी क्लास ले। तो यहाँ पे क्या होगा 360 इंटू कितना होगा फर्स्ट फ्लोर का 1/9, मतलब फर्स्ट पर्सन का 1/9, सेकेंड पर्सन का 1/9, थर्ड पर्सन का 1/9, फोर्थ का 1/9। ठीक है, तो कर लो कैलकुलेट कितना आया ये 480/3। ये काट भी सकते हो अगर तुम चाहो तो। कितना होता है 190/9 प्लस 360। एक को 9 जो काट दो तो 9 चौक 36 40 ना, 16 40/9 9 क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ 729 है ना, तो 9 है इसीलिए। एक मिनट, कैलकुलेशन ठीक किया ना, चेक करो। आए अरे सॉरी यहाँ 160 ना, हाँ तो 3 से काटा था मैंने इसको और यहाँ 9 से इसको काट रहा हूँ, इस तरह से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। 16 या सो कितना हो गया 200/9 सो ये हो गया 200/729। तो ये सीधा सीधा तरीका से हो गया। जब एक बंदा कोई 7th फ्लोर पर उतर रहा है, बाकी 3 किसी एक पे उतर रहा है, और ऑल 4 तो 7 के अलावा किसी उतर रहा है। ये केस और आसान हो जाता अगर ये बोल देता वो कि लाइक ऑल ऑफ देम जितने भी है ना, अगर मतलब कि हर फ्लोर पर उतरने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो और आसान हो जाता फिर तो। अच्छा आंसर क्या, आंसर की तुम लोग के पास अवेलेबल होगा ना, वेबसाइट पे होगा इसका, तो आंसर की चेक कर सकते हो। ये आंसर मुझे भी याद नहीं है, वेबसाइट पे आंसर की होगा, वेबसाइट IIT JAM की वेबसाइट पे जाओगे पेपर प्लस आंसर की होगा। ऐसे मैंने वो पेज ओपन कर रखा है, यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ। ये मेरा ईयर वाइज कॉम्बिनेशन शायद मैं भेजा होगा ग्रुप में एक बार। तो देखो अभी हमने 2 ही क्वेश्चन किए, लेकिन तुम्हें मेन समझना है क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। मैंने बहुत टाइम दिया है, तो जो भी किया समझो, अप्रोच करो। जब नया क्वेश्चन अब कर रहे हो तो तुम देखना कि कैसे कर रहा हूँ मैं,
उस तरह से तुम प्रैक्टिस करो, मेन समझना है। ये तो फोर्थ वाला था ना, तो ये वही, ये ईयर वाइज पेपर है, इसमें 17 था, आई थिंक 17 जो था। ये था ना 17। हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं सीधा। तो ये इसमें आंसर की मैंने अटैच कर रखा है, तुम अगर देखोगे, तुम्हें अगर पीडीएफ भेजा होगा मैंने, ये 2005 टू 2022 तक ईयर वाइज अटैच है, 400 पेज है इसमें, 447 पेज है। तो इसमें तुम जिसको ईयर वाइज ट्राई करना हो, 17 का एमसीक्यू का ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया। अभी मैंने बस 2 क्वेश्चन किए ना, तो अगर 2 घंटे हो गया क्या, यही है ना। मतलब एक तरीका कॉम्प्लीमेंट ट्राई करें, तो ये तो ऐसा मुश्किल नहीं था, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इन्होंने इस तरह। अच्छा चलो, यही क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, तो अगर ऑल सेवन फ्लोर की प्रोबेबिलिटी सेम रहती तो क्या होता, ये तो ईजी निकाल लोगे ना। यही क्वेश्चन में अगर बोलता कि जितने भी 7 फ्लोर है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है एक सीट की, अब बताओ 1/7 ईच की प्रोबेबिलिटी है एक सीट की। ये तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें, कॉन्सेप्ट तो समझ गए। 4 लोग हैं, फिर से केसेस कम क्यों होंगे। ये what is the probability that no two exit at same floor, no two exit at same, मतलब all exit at different floor, ये मतलब ना। तो ये देख लो कितने केसेस बनेंगे। क्यों, अच्छा 729, नहीं नहीं, वो यहाँ 729 क्यों होगा, वहाँ प्रोबेबिलिटी अलग था, यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग कर दिया मैंने, ये 1/7 कर दिया ईच पे। ओके, एक मिनट देखो, पहले फ्लोर की, पहले बंदे के पास 4 लोग है ना, मैं 4 लोग ही अभी है, सेम क्वेश्चन मैंने कहा, बस ये चेंज कर दिया कि हर फ्लोर पे उतरने की सेम प्रोबेबिलिटी, वहाँ उन्होंने प्रोबेबिलिटी चेंज की थी। तो पहले पे कितने चॉइसेस है पहले बंदे के पास, 7 फ्लोर की। सेकेंड बंदे के पास कितने फ्लोर की चॉइस, मतलब 7 में से कोई भी एक फ्लोर पे उतर सकता है वो। दूसरे बंदे के पास 6 में से कोई भी एक फ्लोर पे उतर सकता है। तीसरा वाला 3 में से कोई भी एक, सॉरी, तीसरा वाला बंदा 5 में से कोई भी एक फ्लोर पे उतर सकता है। चौथा वाला 4 में से क्योंकि सेम फ्लोर पे नहीं उतरेगा। ओके, अब तो एक्चुअली 7p4 यहाँ भी है भाई, 7p4 कितना होगा, तुम लोग ये काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि पहला बंदा 7 में से किसी एक फ्लोर पर उतरता है, डिफरेंट फ्लोर पर उतरना है, दूसरा बंदा किसी फ्लोर पर उतर सकता है, तीसरा भी किसी पे। 7p4 वही 840 आया था लास्ट टाइम शायद, हाँ 840। तो इसको क्या मूल है, तो एक मिनट देखते हैं, 840 इंटू दिस, तो 840 अपॉन 7 की पावर 4 कितना आता है, 49 इंटू 49 करके देखो, तो ये आंसर होगा इसका। अगर ये बोलता हर फ्लोर पे उतरने की सेम चांस हो, तो ये आंसर होता। 840 टोटल केसेस हैं, टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, नॉट सिलेक्शन, अरेंजमेंट्स, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा ना, यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा, 4 डिफरेंट लोग हैं, तो किस फ्लोर पे 1 2 3 4 या 4 3 2 1 डिफरेंट है, तो टोटल 840। हाँ कर सकते हैं, अब आप, अच्छा आप कैंसिल करके बताओ, मुझे नहीं, ओके ओके ठीक है, 120 अपॉन, हाँ चेक कर लो, 1284 ना, 343,
अच्छा, मतलब 7 से काट रहे हो तुम, तो 7 से 21 40। हाँ, ये 7 से कैंसिल किया, 7 से कैंसिल किया, ठीक है, ओके, ये तुम्हारा आंसर भी सही है, मतलब वो मुझे लगा तुमने काउंट नहीं किया, इट्स ओके, मतलब ये करेक्ट है, मतलब सिंपल यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी काउंट की वैसे। या एक तरीका और है कि लाइक तुम ये लगा लो टोटल 7 है ना, बाइनोमियल 7 कॉमा 1/7 उसे आएगा इंटू 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ऑल डिफरेंट पर्सन है, तो इस तरह से आई थिंक सेम ही आ जाएगा। बाइनोमियल को तुम पीडीएफ लगाओगे दिया आएगा। हाँ, इंटू 4, क्योंकि 7C4 और 1/7 की पावर 4, एंड देन किस पॉइंट पे, तो x बराबर 4 पे ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेट कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे तो बस कॉम्बिनेशन था कि 7 फ्लोर है, 4 लोग हैं, सो यू फर्स्ट अरेंज देम 7 फ्लोर्स इनटू एन ऑर्डर ऑफ 4 टोटल केसेस और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल। तो अब आई थिंक तुम्हें इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन इस तरह से, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी लगेगा। एक और ऑफ तरीका ये है, कॉम्प्लीमेंट से कर सकते हो, तो वहाँ यूनियन लगाना पड़ता फिर, तो फिर वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कर सकते थे हम। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग फ्री हैं या थोड़ा टाइम अगर निकाल सकते हो तो इसको फिनिश करो, मतलब जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर तुम टाइम निकाल पाओगे तो 56 क्वेश्चंस हैं, टाइम दो, जितना भी हो रहा है उतना ही करो, नहीं हो रहा है फिर मुझसे पूछो, तो वो हम करेंगे। अभी हमने सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं और ये दोनों 2022 का आया हुआ है, ये भी 22 का आया हुआ है, ये भी 22 का आया हुआ है, तो बस हमने डिस्कस किए, डिफरेंट अप्रोच डिस्कस किए हैं, 2 घंटे में 2 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। मैंने वही समझना है ना, ज़्यादा क्वेश्चन करे और समझना है तो क्या फ़ायदा। मैंने कि तुम्हें समझ आना चाहिए कैसे हो रहा है। और आई थिंक वो बच्चा जो लास्ट क्लास में कह रहा था, अब वो तुम ज़्यादा प्रॉब्लम कर पाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे प्रैक्टिस पे है। मैं सिखा सकता हूँ कैसे कर रहे हैं, यहाँ तुमने देख के एक कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम वो थोड़ा दिमाग लगा पाओगे, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम दिमाग लगा पाओगे कैसे हम सोच रहे हैं। इसके 2 अप्रोच था, जनरल प्रूफ करके या एग्जाम्पल लेके, तो हमने वही ट्राई क्वेश्चन सॉल्व करना। कल भी ये भी डाउट क्लास ही होगी, सो तुम लोग जो लोग गुप्तापुर कर रहे हैं एक बार एग्जाम्पल्स देख दे के फिनिश कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि तुम सही रास्ते पे हो भी कि नहीं हो। तुम पता चले गुप्तापुर पूरा सॉल्व कर लिए और जैम टाइप का एक भी क्वेश्चन उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो जैम के लिए नहीं लिखी गई है बुक, है ना, तो वो नहीं है, अब वो है, वो जनरल लिखी गई है, तो उसको तुम्हें समझना है कि ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी इसलिए भी है कि ताकि तुम्हें समझ आए जैम किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये चीज़ें हैं, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। आई थिंक हाउ वुड से बाकी ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में कल पूछो आप लोग आगे के डाउट्स, और जिन लोगों के डाउट्स हैं, सो डाउट्स लिख के रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे अभी ना हो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही पूछो, भूल जाओ या नहीं पूछ पाओ, लेकिन पूछना ज़रूर, क्योंकि सीखने की एक अपॉर्चुनिटी है, डाउट पूछने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। हाँ, बोलो बोलो। एटलीस्ट 2 एक्सिट एट द सेम फ्लोर, कम से कम 2 लोग सेम फ्लोर पे उतर रहे हैं, तो तुम्हें इसमें 3 केसेस आ जाएंगे कि उनमें से 2 लोग सेम फ्लोर पे उतर रहे हैं। अगला केस हो सकता है कि इनमें से 3 सेम फ्लोर पे उतर रहे हैं, या अगला केस होगा चारों के चारों सेम फ्लोर पे उतर रहे हैं। 0। हाँ शायद, वो फिर तुम्हें अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करनी पड़ती, लेकिन शुरू में हम तो ऐसे सोचते हैं ना किस तरह कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं कि ओके, तो ये घर पे यही करने का टाइम मिलता है, घर पे तुम लाइक प्रैक्टिस करो, डिफरेंट अप्रोच ट्राई करो, कॉन्सेप्ट सीख लिए, जो तुम पूरे साल सीखे वो एग्ज़ाम में लगाने हैं, तो एग्ज़ाम है ना, इसीलिए 1 साल का टाइम है, या पहले टाइम दिया जाता है कि तुम प्रिपरेशन करो, पहले सब कुछ बता दिया जाता है ना, एग्ज़ाम इस डेट को है, ये सिलेबस है, ताकि तुम देख के प्रिपरेशन कर सको। ओके, आई थिंक तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, तुम्हें कुछ आइडिया मिला होगा जैम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। हो सकता है तुम्हारा अप्रोच मुझसे बेटर हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही, तुम खुद सोचोगे तो यू कैन हैव बेटर अप्रोच दैन मी, और इन द सॉल्यूशन ना जो भी बुक में है उससे ज़्यादा बेटर अच्छा हो सकता है तुम्हारा। हाँ जी अजीत,
तुम लास्ट क्लास में बोल रहे थे ना, तुम्हें कुछ समझ आया? हाँ, तुम ही कल लास्ट क्लास में बोल रहे थे ना सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। तो कोई जो बहुत एक्सपर्ट है ना, वो भी कभी बिगिनर था, वो भी सीख रहा ही होता है। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ये है कि कंटिन्यूअस एफर्ट देना है, लगातार ट्राई करो, सीखते रहो, वो चीज़ है। कि ऐसा नहीं कि मुझे भी सब कुछ आता है और किसी को सब कुछ नहीं आता, ठीक है ना? मैं आईआईटी में हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछे, उनको भी नहीं आता है, क्योंकि वो भूल चुके हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता था कभी, वो भूल चुके हैं, प्रैक्टिस में नहीं है। तो जो पर्टिकुलर एरिया में कुछ साल तक काम कर लिया तो वही उन्हें आता है, बाकी भूल जाते हैं वो। तुम भी वो छोड़ दोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, हम भी भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ओके, आई थिंक तो आज के लिए ठीक है। कुछ समय प्रॉब्लम्स किए हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट कर लो। एग्जाम्पल करने के बाद कुत्ता का पूछा, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कैसे करना है। उसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, थिंक। चलो, गुड नाइट। या थैंक यू।